नमस्कार दोस्तों, कल हमने पढ़ा था अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियाँ। मोटा मोटा सा थोड़ा रिवीजन कर देता हूँ आपके। सबसे पहले हमने पढ़ी थी माही नदी, दक्षिणी राजस्थान में बहती है। कांठल की गंगा, वागड़ की गंगा आदिवासियों की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। और पश्चिमी राजस्थान के जितने नाम आते हैं आप माही को दे सकते हो। राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रवेश किया उसने। बांसवाड़ा में प्रवेश करते हैं आप सबसे पहले उसमें सहायक नदी अनास मिला हुआ। अनास के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। अनास परियोजना या अनास नदी कहाँ मिलती है माही में, तो आपको ध्यान रखना है बांसवाड़ा। फिर चाँप भी वहीं मिला दो, ईरू भी वहीं मिला दो, ठीक है। फिर वहाँ पे एक बांध बना दिया आपने, माही बजाज सागर बांध, जो माही नदी पे बना हुआ है बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। आपको याद क्या रखना है, उसमें गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना और प्रतिशत है आपके 45:65, ठीक है। ये हो गया आपके। फिर आगे ले जाओ डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आप सीमा का निर्धारण कर दो और फिर आप ले जाओ सीधा सा बेणेश्वर। बेणेश्वर में त्रिवेणी संगम करके फिर राजस्थान से बाहर निकाल दिया और खंबात खाड़ी में उसको गिरा दिया। अब इसके क्वेश्चन क्या आते हैं, आप ध्यान रखें। राजस्थान की वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश में होता है और वो अपना जल खंबात की खाड़ी में गिरती है, आपके माही नदी। उल्टे आकार के युग के रूप में बहने वाली माही नदी, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली माही नदी, दक्षिणी राजस्थान में प्रवेश कर उत्तरी राजस्थान में बहने के बाद पुनः दक्षिणी राजस्थान से बाहर निकल जाने वाली माही नदी। एक और ध्यान रखना, सुजलाम सुफलाम योजना, कल मैंने बताया नहीं था, अभी देख लेना। सुजलाम सुफलाम योजना, ये जो योजना किस नदी पे अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान रखें, आपको नदी का नाम लेना है माही। सुजलाम और सुफलाम जो परियोजना चल रही है वो माही नदी के ऊपर चल रही है। केंद्र सरकार की परियोजना है तो थोड़ा पूछा जा सकता है। फिर आप आ जाओ उसकी सहायक नदियों में। आपकी सहायक नदी का मैं थोड़ा आपको ज़रूर बताऊंगा। सोम नदी का, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती है। बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर। आज मैं मोटा मोटा आपको रिवीजन कर रहा हूँ, आप ये क्वेश्चन याद करें, बाकी छोड़ें। हम पढ़ रहे हैं माही नदी, माही की सहायक नदी सोम। अब आप उदयपुर में इस पर एक परियोजना चला दो, सोम कागदर परियोजना। बहुत ही मोस्ट परियोजनाएं हैं, एग्जाम में पूछे जाने वाली परियोजनाएं ये उदयपुर में है। और नदी का नाम पूछे तो नो डाउट आपके ध्यान में आना चाहिए सोम नदी। फिर इसके नीचे आप सीधा इसको डूंगरपुर में ले गए थे कल, और डूंगरपुर में आपने इस पर एक और परियोजना चला दी थी, सोम कमला अंबा परियोजना। तो ये जो परियोजना है ये डूंगरपुर में चल रही है, कौन सी नदी पर, सोम। फिर मैंने देव सोमनाथ का मंदिर बताया था, याद रहे तो अच्छा है, आपको ध्यान रखना है, डूंगरपुर में है। फिर वही त्रिवेणी संगम ननावटापुर के अंदर। हमने फिर इसकी एक सहायक नदी और जाखम पढ़ी थी। जाखम का मोटा मोटा याद रखें, जाखम और करमोई नदियों का उद्गम सीता माता अभयारण्य से होता है। और जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर उसकी ऊंचाई। कल हमने और पढ़ा था कि सबसे लंबा बांध है माही बजाज सागर, जो भी अब माही नदी वाला है। और सबसे भराव क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो राणा प्रताप सागर। मोटा मोटा हो गया। जाखम नदी भी आपके त्रिवेणी संगम में आकर मिल जाती है, ठीक है। लूणी नदी की अगर हम बात करें तो मोटे मोटे आपको ध्यान रखना है, नाग की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। 2 नदियाँ निकलती है, एक साबरमती निकलती है, एक सरस्वती निकलती है, दोनों मिल जाती है गोविंदपुर के पास, गोविंदगढ़ के पास, ठीक है। फिर आप राजस्थान के उसके 6 जिलों में उसको बहा दो। ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके बाड़मेर में बनाएगी, ठीक है। नागौर में कोई क्वेश्चन बनाती नहीं। नागौर से पाली में उसके बहाव क्षेत्र को नाडा कहा जाता है, तो नाडिया भाषा बोली जाती है। फिर जोधपुर में उस पर आपने पिचियाग बांध बना दिया। फिर सारे क्वेश्चन बाड़मेर सर्वाधिक बहाव क्षेत्र, बाड़मेर में बालोतरा तक पानी मीठा, उसके बाद खारा। और आपको और ध्यान रखना है, मल्लिनाथ जी का मेला जो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है, जो मालानी नस्ल के घोड़ों के लिए जाना जाता है, वो मेला आपके लूणी नदी के किनारे। फिर एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, थार महोत्सव भी लूणी नदी के किनारे मार्च में मनाया जाता है। फिर आगे बाड़मेर में मैंने बताया था अजरक और मलीर प्रिंट, याद रखें मोस्ट है। सबसे पहले अजरक और मलीर प्रिंट है कहाँ, बाड़मेर में। और उससे निकलने वाले पानी के कारण आपके लूणी नदी जो है वो दूषित हो रही है। तो लूणी नदी के दूषित होने का मुख्य कारण है रंगाई और छपाई का उद्योग। फिर आपके बाड़मेर में ये एक झील के रूप में फैल जाती है, जिसको आपने सेवज कहा था, जहाँ पे कृषि की जाती है। फिर जालोर ले गए थे, जालोर में उसके बहाव क्षेत्र को रेल या नेड़ा कहा जाता है।
फिर आपने उसको कच्छ के रन में डाल दिया था। फिर उसमें मिलने वाली सहायक नदियों का मैंने कहा था ध्यान रखें, गुहिया, बांडी, जमाई, ये 3 अगर नदियाँ आपके क्रम इधर से इधर की तरफ जाओगे तो 3 से ही अपना काम हो जाएगा, गुहिया, बांडी, जमाई। ठीक है भाई, आज हम आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियाँ, मोस्ट है, ध्यान रखें, आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियाँ। तो मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि आंतरिक जल प्रवाह जो है वो सिर्फ पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में पाया जाता है। आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियाँ पूरे राजस्थान में सिर्फ भारत में पाई जाती, राजस्थान में पाई जाती है। अब मोस्ट क्वेश्चन सुने, ये आया था एसएस सेकंड ग्रेड। देखिए मैं एक बात आपको क्लियर कहता हूँ, आप इसको चेक कर लेना, क्योंकि मैं लगभग 2012 से हर एग्ज़ाम में मेरी ड्यूटी लगती है, लगभग मेरे पूरे पेपर ध्यान में हैं। ठीक है, और उससे पहले भी तैयारी की थी तो पेपर मेरे सारे के सारे आज तक के एग्ज़ाम के पूरे ध्यान में हैं। आप देख लेना, एसएस में आया था, 2013 के एग्ज़ाम में आया था। ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि भारत का वह राज्य जहाँ की कुछ नदियों का बहाव क्षेत्र न तो बंगाल की खाड़ी है और ना ही अरब सागर। उन्होंने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि आंतरिक जल प्रवाह, कि ऐसी नदियाँ जो न बंगाल की खाड़ी में जाती है ना अरब सागर में, ऐसा राज्य कौन सा है, वो अपना राजस्थान होगा। फिर मोस्ट सुने, राजस्थान के 60% भाग पे आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली पाई जाती है। राजस्थान के कितने, 60% भाग पे आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली पाई जाती है। तो आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियों, तो नो डाउट आपको उनको याद करना पड़ेगा। आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियों की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले आ जाती है घग्गर के बाद आप दूसरे नंबर पे ले जाओ आपके कांतली से मिलता जुलता नाम कांकने। अब इस कांकने को कांकनी नदी भी कहते हैं। अभी आप जब नोट्स बनाओ तो यहीं पे लिख देना, इसी को मसूरदी नदी भी कहते हैं, तो एक साथ लिख लेना इन 3 को। ठीक है, इसके बाद आ जाती है साबी के बाद अगली जो आती है रूपारेल। कौन सी नदी आ जाती है, रूपारेल। बस यही नदियाँ आपको पढ़ना सिर्फ इतनी है। और मैं आपको ये बताऊं क्या, छोटी छोटी नदियाँ हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, 2-2, 4-4 क्वेश्चन बनाएगी। घग्गर, कांतली, कांकने, साबी और रूपारेल, ये आपके आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ हैं। इसके अलावा आंतरिक जल प्रवाह की नदियों में आती है मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला, ये भी आंतरिक जल प्रवाह की नदियां हैं। लेकिन इनका सीधा सा क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ये सारी की सारी नदियां सांबर झील में गिरती हैं। ठीक है, ये मेंथा की जगह कई बार मेंढा आ जाता है वहाँ पे एग्जाम में, मैंने देखा है कई बार मेंढा आ जाता है, मेंथा नहीं देके क्या दे देते हैं, मेंढा। तो मेंढा कह दो, मेंथा कह दो, रूपनगढ़, खारी और खंडेला, ये भी आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ हैं जो सीधी कहाँ गिरती है, सांबर में। एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार इस नदी का पूछा गया है कि मेंथा नदी आपके कहाँ गिरती है, सांबर, या सांबर में गिरने वाली प्रमुख नदी मेंथा, या आपको कहे कि सांबर झील को सबसे ज़्यादा लवणता की उपलब्धता करवाने वाली नदी मेंथा, ये ऑप्शन में आएगा, ये भी आएगा, ये नहीं करना है, मेंथा नदी ही करना है। सबसे बड़ी नदी यही है, लवणता की प्राप्ति अगर सांबर झील को कोई करवा रही है नदी तो उस नदी का नाम होगा मेंथा। तो अब आपने आंतरिक जल प्रवाह की ये नदियाँ तो 4 साथ में पढ़ ली, मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। 3 बार बोलो, मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, ये नदियाँ आंतरिक जल प्रवाह की है, सांबर झील में गिरती है। मेंथा नदी का सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, कहाँ गिरती है, सांबर झील, कहाँ गिरती है, सांबर झील। और फिर आपको ध्यान रखना है, लवणता की सबसे ज़्यादा जो मात्रा है वो मेंथा नदी सांबर झील को उपलब्ध कराती है। तो आंतरिक जल प्रवाह की नदियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। नक्शा मैंने बनवा लिया है पहले ही। आज हम पहली नदी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और उस पहली नदी का नाम है आपके घग्गर नदी। यहाँ लिख देता हूँ, घग्गर नदी। किसी भी नदी को पढ़ो तो सबसे पहले तो उसके उपनाम क्लियर करो। घग्गर नदी, जिसको नट नदी भी कहते हैं, जिसको नट नदी, बार बार पहुंचती नहीं है, यहाँ पे बीच में मर जाती है तो इसको कहते हैं मृत नदी। मृत का मतलब होता है अंग्रेजी में कह दो तो डेड रिवर, मृत नदी, डेड रिवर। और इसको कहा जाता है राजस्थान का शोक। राजस्थान का शोक इसलिए कहते हैं कि आती नहीं है राजस्थान में लगभग बाढ़, तो जब आ गई तो बाढ़ लाएगी, जब भी आती है तो क्या लाती है, आपके बाढ़ कन्फर्म लाती है, तो इसको कहते हैं राजस्थान का शोक। अब थोड़ा सा बाद में बताऊंगा आगे, एक बार चलते हैं शोक के बारे में बाद में। देखिए इस नदी का उद्गम होता है शिवालिक की पहाड़ियाँ, शिवालिक की पहाड़ियाँ, हिमाचल प्रदेश। अब देखिए ज़्यादातर जगह आप जब पढ़ते हो ना तो आप क्या पढ़ते हो कि इस नदी का जो उद्गम होता है वो शिवालिक की पहाड़ियों से होता है और फिर ये राजस्थान के टिब्बी में प्रवेश करती है। इतना लगभग सब जगह मिल जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है
कि घग्गर नदी, अगर एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं घग्गर नदी राजस्थान भारत के कितने राज्यों में बहती है, आपको ध्यान रखना है भारत के कितने राज्य हो गए, 4। घग्गर नदी भारत के 4 राज्यों में बहती है। घग्गर नदी भारत के कितने राज्यों में बहती है, 4। अब देखना हिमाचल प्रदेश 1, अब मैं यहाँ से ले लेता हूँ उस नदी को। हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब थोड़ा सा एरिया 2, पंजाब के बाद हरियाणा 3 और हरियाणा के बाद आपके कहाँ आ जाती है, राजस्थान आ जाती है। तो नो डाउट आपको ध्यान रखना है ये कितने जिलों में कितने राज्यों में बहती है, 4। लगभग लोगों के ध्यान में नहीं है, कन्फर्म बता देता हूँ आपको, घग्गर नदी भारत के 4 राज्यों में बहेगी। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से पंजाब, पंजाब से हरियाणा और हरियाणा से अब आपके राजस्थान। तो अब राजस्थान के बारे में पढ़ लेते हैं। आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान में ये प्रवेश करती है, एक जगह है हनुमानगढ़ की टिब्बी। तो टिब्बी में इसने क्या कर दिया, प्रवेश किया। एक नक्शा बना लेना, ऐसा टिब्बी में प्रवेश किया। मैं यहीं पे बता देता हूँ, जैसे ही टिब्बी में इसने प्रवेश किया थोड़ी आगे बही, इस पर इसने एक झील को जल की आपूर्ति कर दी, जिस झील का नाम है तलवाड़ा झील। अभी आप हनुमानगढ़ पढ़ रहे हो तो सीधा लिखा हुआ है तलवाड़ा झील जो है वो हनुमानगढ़ में है, और इसको जल की आपूर्ति करने वाली जो नदी है उस नदी का नाम क्या लिखोगे आप, घग्गर। अब आप आगे ले जाओ तो ये हनुमानगढ़ तो लिखा हुआ है, मैं इसके किनारे एक शब्द और लिख देता हूँ, जंक्शन। हनुमानगढ़ जंक्शन जो कस्बा है वो घग्गर नदी के किनारे है। ध्यान से सुने, राजस्थान पुलिस 2012 एग्जाम में क्वेश्चन क्या था कि निम्न में से कौन सा कस्बा अपने पास बहने वाली नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ है। निम्न में से कौन सा कस्बा अपने पास बहने वाली नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ है। वहाँ 2 ऑप्शन थे, एक तो हनुमानगढ़ जंक्शन और एक था बालोतरा। ज़्यादातर लोगों ने, जब मैंने देखा तो उसका उत्तर उन्होंने बालोतरा कर दिया था, जबकि आपको ध्यान रखना है हनुमानगढ़ जंक्शन घग्गर नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ है। घग्गर नदी के पेटे से क्या बसा हुआ है, नीचे की ओर बसा है। तभी क्या होता है कि जैसे ही थोड़ा सा पानी घग्गर नदी में ज़्यादा आता है, बाढ़ आ जाती है और ये आपके कौन सा हनुमानगढ़ जंक्शन जो है डूब जाता है। अब देखिए बालोतरा और इन दोनों का आप तुलनात्मक रूप से याद करें। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा कस्बा अपने पास बहने वाली नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ है, नो डाउट हनुमानगढ़ जंक्शन करना है। अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि पुष्कर के आसपास की पहाड़ियों पर अत्यधिक वर्षा होने पे राजस्थान का कौन सा कस्बा डूबेगा, बालोतरा को डुबा दो। पुष्कर के आसपास की पहाड़ियाँ नाग पहाड़ियों पे ज़्यादा पानी आने पे लूनी में आएगा और लूनी के किनारे बसा हुआ है बालोतरा। दोनों का अंतर आपके ध्यान में आ गया। अब आगे चलते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई। हनुमानगढ़ जंक्शन अपने पास बहने वाली नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ है। हनुमानगढ़ में देखिए 2 क्वेश्चन तो बना ही लिए, एक तो तलवाड़ा झील बना दी, एक हनुमानगढ़ जंक्शन बना दिया। फिर देखिए मैं यहाँ छोटा सा आपका एक दुर्ग बना देता हूँ, थोड़ा सा आपके ध्यान में रहे। यह है भटनेर दुर्ग, इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी सिर्फ नदी के बारे में ही। भटनेर जो दुर्ग है वो घग्गर नदी के किनारे है, क्लियर। फिर हनुमानगढ़ में आप इसको थोड़ा सा आगे और ले जाओ, ठीक है। और हनुमानगढ़ में आपको ध्यान रखना है 3 सभ्यताएं हैं, कालीबंगा, मैं बोल रहा हूं अक्सर छोटे हो सकते हैं, पीलीबंगा और रंगमहल। तीनों सभ्यताओं का हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। अभी एक बार का नदी के संदर्भ में आपको इतना ध्यान रखना है, ये तीनों के तीनों जो कस्बे हैं, ये तीनों के तीनों जो कस्बे हैं वो आपको तीनों की तीनों जो सभ्यताएं हैं वो नो डाउट आपको ध्यान रखना है कौन सी नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे। कौन सी, कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल। तो आपने टिब्बी में प्रवेश करवाया, पहले एक झील बना दो तलवाड़ा झील, फिर हनुमानगढ़ जंक्शन कस्बा इसके नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ है, फिर भटनेर दुर्ग जो राजस्थान का प्राचीनतम दुर्ग है। आपसे पूछ ले किस नदी के किनारे है, तो आपको ध्यान रखना है घग्गर नदी के किनारे। 3 सभ्यताओं के नाम आपको ध्यान रखना है, कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल, ये तीनों ही सभ्यताएं आपके घग्गर नदी के किनारे। फिर आपके देखिए घग्गर नदी यहाँ से प्रवेश कर गई आपके कहाँ पर, गंगानगर। गंगानगर में आपको पता है 2 कस्बे हैं, एक तो है सूरतगढ़, एक है अनूपगढ़। ये सूरतगढ़ और अनूपगढ़ दोनों ही कस्बे आपके घग्गर नदी के किनारे बसे हुए हैं, बस इतना ध्यान रखें। आगे क्वेश्चन क्या बनते हैं मैं बाद में बताऊंगा। यहां से ये नदी देखो आपके आगे, यहां पर ये जो रेखा है इसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। 1070 किलोमीटर कुल इसकी लंबाई है। अब ये क्या करेगी, इस रेड क्लिफ रेखा को पार करके आपके चली जाएगी पाकिस्तान। पाकिस्तान सीधी सी बात है, हिंदुस्तान से कोई नदी आएंगे तो वो घग्गर नाम तो देंगे नहीं, वो कहते हैं हमारे तो यहाँ पे इसका नाम कर देते हैं हाकरा। पाकिस्तान में इसको कहते हैं हाकरा। इसका आखिरी गंतव्य स्थान है फोर्ट अब्बास।
ये एग्जाम में आया हुआ है भाई, फोर्ट अब्बास। पूछा गया था कि घग्गर नदी का आखिरी गंतव्य स्थान कौन सा है, तो आपके है वो फोर्ट अब्बास। यहाँ जाकर ये रेत के टीलों में विलीन हो जाती है। ये थी आपके घग्गर नदी। ध्यान से सुने, घग्गर नदी जिसको नट नदी, मृत नदी, डेड रिवर के नाम से भी जाना जाता है, इसको राजस्थान का शोक कहते हैं, क्योंकि जब भी आती है तो बाढ़ लेके आती है। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियों से निकली पंजाब, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान में प्रवेश किया टिब्बी, फिर आप वापस बोल रहा हूँ तलवाड़ा झील, हनुमानगढ़ जंक्शन कस्बा इसके पेटे से नीचे, भटनेर दुर्ग इसके किनारे, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल इसके किनारे, सूरतगढ़ और अनूपगढ़, ये जो गंगानगर के 2 कस्बे हैं वो भी इस नदी के किनारे हैं। पाकिस्तान में इसको हाकरा कहते हैं। इसका आखिरी गंतव्य स्थान है फोर्ट अब्बास, बहावलपुर, पाकिस्तान। अब आप ध्यान रखें, यहाँ गंगानगर और हनुमानगढ़ का ये जो एरिया है जहाँ ये नदी बहती है, इस नदी के बहाव क्षेत्र को नाली कहते हैं। इस नदी के बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं? नाली। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन क्लियर होते हैं इससे। नंबर 1, भाई किस नदी का बहाव क्षेत्र नाली कहा जाता है? तो आप कह दोगे भाई घग्गर नदी का। आपसे पूछ रहे नाली क्षेत्र राजस्थान की किस दिशा की ओर पाया जाता है? आप कहोगे भाई उत्तरी राजस्थान। फिर आपसे पूछ ले नाली क्षेत्र में विकसित सभ्यता स्थल, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल आ सकता है एग्जाम में। फिर आपसे पूछ ले नाली है, तो आपको ध्यान रखना है नाली भेड़ की एक नस्ल भी है। भेड़ की क्या है? एक नस्ल। इस क्षेत्र में जो भेड़ पाई जाती है उस भेड़ को नाम दे दिया गया नाली। ये नाली एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, जहाँ पे मिलान करना होता है 4 पशुधन का 4 नस्लों से। तो ध्यान रखें, नाली भेड़ की एक नस्ल है जो गंगानगर और हनुमानगढ़, या हम ये कह सकते हैं कि उत्तरी राजस्थान में पाई जाती है। ये भेड़ यहीं पे क्लियर हो गई आपकी, क्लियर है? तो ये आपके घग्गर नदी। देखिए घग्गर नदी आंतरिक जल प्रवाह की राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन क्या आते हैं वो सुने। देखिए आपके 2 देशों में बहने वाली भी ये राजस्थान की एकमात्र नदी है, तो हम इसको कह सकते हैं राजस्थान की एकमात्र इंटरनेशनल नदी। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि निम्न में से किस नदी का इतिहास रेडक्लिफ रेखा को पार करने का रहा है? तो रेडक्लिफ रेखा को पार करने का इतिहास तो आपके किसका रहेगा? घग्गर नदी का। फिर एक क्वेश्चन आया था आपके RS 2009 के लगभग की बात है, वहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमालय के निर्मल नीर को राजस्थान लेकर आने वाली नदी का नाम। तो हिमालय के निर्मल नीर का मतलब आपको पता है हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है, तो ये हिमालय के आसपास का एरिया। तो हिमालय के निर्मल नीर को राजस्थान लेकर आने वाली जो नदी है उस नदी का नाम भी है आपके घग्गर। फिर एक बार क्वेश्चन आ गया था कि घग्गर बेसिन का विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में है? 2 ही जिलों में होगा घग्गर बेसिन का। कृषि से संबंधित ध्यान रखें, घग्गर बेसिन गंगानगर और हनुमानगढ़। अब एक बार और क्वेश्चन आ गया था कि घग्गर नदी में अत्यधिक पानी आने पर यह राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? 2, 3, 4 ऑप्शन ये था। तो बच्चों के कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं कि यार 2 में तो बहती है, लेकिन अत्यधिक पानी आ जाए तो हो सकता है थोड़ा नीचे की तरफ आ जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अत्यधिक पानी आने पर भी ये राजस्थान के कितने जिलों में बहेगी? 2 ही जिलों में बहेगी। मोटी नदी एक ही है, अब तो छोटी छोटी नदियाँ हैं। अब मैं थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस कर देता हूँ। देखो इसको कहते हैं क्या? राजस्थान का शोक। ऐसे देखना, बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो वर्तमान में तो बंगाल का शोक तो है वो ममता बनर्जी है, जिस हिसाब से वो काम कर रही है ना, जिस हिसाब से उसके काम चल रहे हैं, जिस हिसाब से निहत्थे लोग मारे जा रहे हैं। अब वो आपके पता है 9 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, तो वो बंगाल का शोक ही है। लेकिन उसका भाई भी है एक, ममता बनर्जी का भाई है, वो भी बंगाल का शोक है, और उस भाई का नाम है दामोदर। उस भाई का नाम क्या है भाई? दामोदर। तो ध्यान रखिए, बंगाल का शोक है वो ममता बनर्जी का भाई, आप नाम याद रख सकते हो, उसका नाम है दामोदर। तो बंगाल का शोक कौन सा है आपके? दामोदर नदी। बंगाल का शोक कौन सा है आपके? दामोदर। ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्योंकि नदियां आपके टॉपिक में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, एग्जाम में ये तो आने वाला ही है, लगभग संभावनाएं हैं। ऐसे ही आपको बिहार का शोक, तो बिहार में तो नीतीश कुमार ने क्या किया था? कुर्सी को कोसा, तो कोसने वाला आदमी था तो कोसी, कोसने वाला आदमी था तो क्या हो गया? कोसी। तो बिहार का शोक है वो आपके आ गया कोसी। ऐसे ही एक चीन का शोक कहलाती है हांग हो नदी। चीन का शोक क्या कहलाती है? हांग हो नदी। तो ये थोड़ा सा देख लेना। बंगाल का शोक कहलाती है दामोदर, बिहार का शोक कोसी, चीन का हांग हो और राजस्थान का घग्गर नदी। चलिए अब ये झील आप कौन सी आ गई? तलवाड़ा। यहां से मैं और क्वेश्चन क्लियर कर देता हूं। तलवाड़ा अलग है और तिलवाड़ा अलग है।
देखिए तिलवाड़ा एक छोटी सी झील है, उसमें अगर मैं आपको ले जाऊंगा आपको कंफ्यूज करूंगा कि भाई एक डूंगरपुर में एक झील भी है तिलवाड़ा, ऐसा कोई क्वेश्चन अकॉर्डिंग एग्जाम नहीं आने वाला। मैं लिखा के आपकी कॉपी नहीं बनाऊंगा, मैंने बता दिया, थोड़ा ध्यान रहे तो ठीक है, भूल जाओ तो और ही बढ़िया। आपको ध्यान रखना है तिलवाड़ा लगता है पशु मेला, और ये तिलवाड़ा पशु मेला किनका है? मल्लीनाथ जी का। वही मल्लीनाथ जी जो अभी हमने पढ़ा था। तो ये मल्लीनाथ जी का जो मेला लगता है ये तिलवाड़ा पशु मेला लगता है, और आपको ध्यान रखना है ये बाड़मेर में लगता है। तो तिलवाड़ा का पशु मेला पूछ लेना तो आपको ध्यान रख लेना बाड़मेर। तलवाड़ा झील पूछ ले तो आप कहाँ जाओगे? कहाँ पे? हनुमानगढ़। जंक्शन वाला खत्म, भटनेर दुर्ग। थोड़ी सी चर्चा इसके बारे में भी कर लेते हैं। सर्वाधिक राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग माना जाता है, थोड़ा सुन लें, लिखने आप लिखे तो और भी बढ़िया, जिसकी कहते हैं कि निर्माण 286 ईस्वी के लगभग आपके भूपत के द्वारा करवाया गया था। भाटी राजा भूपत राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग है। और आप ये कह सकते हो कि जो विदेशी लोग अगर राजस्थान में कहीं पे प्रवेश करेंगे तो नो डाउट सबसे पहले भटनेर पे आक्रमण करेंगे। तो राजस्थान में ध्यान रखें सर्वाधिक विदेशी आक्रमण अगर किसी दुर्ग पे हुए तो बेचारे किस पे हुए? भटनेर दुर्ग पे। अभी मैं जाके आया था भटनेर दुर्ग देखने के लिए, तो अभी तो सिर्फ खंडर के रूप में ये पड़ा है भाई, और कुछ नहीं है। तो सबसे ज़्यादा आक्रमण हुए तो खंडर में परिवर्तित हो गया ये, सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण इस पे हुए हैं। देसी की बात करें तो आपके तारागढ़ दुर्ग जो है अजमेर वाला, तारागढ़ दुर्ग अजमेर। क्लियर है? भटनेर दुर्ग पे कहते हैं कि सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण हुए हैं। मैं आपको एक दो आक्रमण के बारे में बताऊंगा, ज़्यादा मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए पहला जो आक्रमण हुआ था, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चन मोस्ट हैं, आपको भाई यहाँ याद करो या वहाँ करो एक ही बात है, 5-4 क्वेश्चन यहीं लिख लो। जैसे आपके भटनेर पे जो पहला महत्वपूर्ण आक्रमण हुआ था 1001 ईस्वी में हुआ था मोहम्मद गजनवी के द्वारा। मोहम्मद गजनवी ने 1001 ईस्वी में आपके भटनेर पे आक्रमण किया था। अब थोड़ा सा आप लोक देवताओं में जाओ, राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता है जिन्होंने मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया था? मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध तो गोगा जी ने किया था, तो यहीं पे किया था। कहाँ किया था? आपके हनुमानगढ़ में ही गोगा जी के द्वारा मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया गया। और इनकी वीरता को देखकर मोहम्मद गजनवी ने कहा था कि ये तो साक्षात देवता है, ये तो जाहर पीर है। ये तो क्या है आपके? जाहर पीर। तो सारे पॉइंट मोस्ट हो गए, ध्यान रखें। पहला आक्रमण 1001 ईस्वी मोहम्मद गजनवी, और मोहम्मद गजनवी ने क्या कहा था? मोहम्मद गजनवी ने गोगा जी को कहा था जाहर पीर, और गोगा जी ने जो युद्ध लड़ा था वो मोहम्मद गजनवी। लोक देवता भी हो गए, दुर्ग भी हो गया, दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में तैमूर के द्वारा। तैमूर ने 1398 में इस पे आक्रमण किया था, और फिर उसने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी, तैमूर तो लिखा हुआ है आप और लिख लेना, तुजुक ए तैमूरी में कहा था कि मैंने इतना मजबूत दुर्ग पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। किस दुर्ग के बारे में? भटनेर दुर्ग के बारे में तैमूर ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि मैंने इतना मजबूत दुर्ग पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। तो ये भी तो मोस्ट हो गया। फिर इस पे तीसरा आक्रमण आप और जरूर याद रखें, ये 1534 की बात है, और 1534 में आक्रमण करता है यहाँ पर कामरान। ये बाबर का पुत्र था कामरान का और जेतसी का युद्ध होता है। ये जेतसी बीकानेर का शासक था। कामरान और जेतसी में युद्ध होता है, भटनेर का युद्ध होता है 1534 में। किस किस के बीच में? आपके बाबर के पुत्र कामरान और राव जेतसी के बीच में। ओ ठीक है। और इस युद्ध का जो उल्लेख मिलता है ना भाई, आप थोड़ा सा ध्यान रखना, नदियों के साथ ही इसको याद कर लेना। यह राव जेतसिरो छंद, इसी को देख लेना, राव जेतसिरो छंद, बिट्ठू सुजा के द्वारा लिखित राव जेतसिरो छंद पुस्तक में ऐसा उल्लेख मिलता है कि राव जेतसी ने बाबर के पुत्र कामरान को भटनेर के युद्ध में हराया था। मोस्ट चीज़ है, आपको ये याद रखना है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। राव जेतसिरो छंद लेखक था बिट्ठू सुजा। राव जेतसिरो छंद पुस्तक के लेखक का नाम था बिट्ठू सुजा। मोटे मोटे तो ये आक्रमण है, ठीक है। तो ये 3 आक्रमण देख लेना। हालांकि फिर आपने पढ़ा भी होगा कहीं पे कि बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने भी आक्रमण किया था, इसको जीता, भटनेर को
मंगलवार का दिन था, नाम लग दिया आपके हनुमानगढ़। ये सामान्य सी चीज़ें हैं। पहली नदी मेरे हिसाब से क्लियर। थोड़ा यहाँ मैंने इसका तो वर्णन कर दिया, अब इसका कर देते हैं। कालीबंगा, पीलीबंगा, रंग महल, मैंने नदी आपकी सभ्यताएं पढ़ाई है, आप देख लेना। सेंधवकालीन सभ्यता स्थल है तीनों ही क्या है? सेंधवकालीन सभ्यता स्थल। ये एग्जाम में पूछा जाता है। सेंधवकालीन सभ्यता स्थल कौन से हैं? कालीबंगा, पीलीबंगा और रंग महल। तीनों ही किस नदी के किनारे हैं? घग्गर नदी के किनारे। इसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ रंग महल का एक क्वेश्चन याद रखना। डॉक्टर हन्नारीड के नेतृत्व में स्वीडिश दल के द्वारा कहाँ खुदाई की गई थी? रंग महल में की गई थी भाई। कहाँ की गई थी? रंग महल। कालीबंगा सभ्यता मैंने आपको पढ़ा रखी है, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। सीधी सी बात है, अभी थोड़ा सा आपको रिवीजन कर देता हूँ। निर्धन सभ्यता, दीनहीन बस्ती, दोहरे परकोटा, दोहरा परकोटा था ना, दो, ठीक है ना, तो ये दोहरे परकोटे वाली जो सभ्यता है वो आपके कौन सी है? कालीबंगा। और इसकी मोस्ट बात जो वही है, खोज अमलानंद घोष के द्वारा 1952 के अंदर, और उत्खनन बीबी लाल और बीके थापर, ठीक है। और सेंधवकालीन सभ्यता स्थल है, सिंधु घाटी के कालीन सभ्यता स्थल है। तो सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया था। जूते हुए खेत के प्रमाण, समकोण पे काटती हुई सड़कें, सड़कों के किनारे पक्की ईंटों से बनी नालियाँ, 7 हवन कुंड। यहाँ के लोग लोहे और घोड़े से क्या थे? अनभिज्ञ थे, ठीक है। ये मोटी मोटी बातें अगर आपको याद हो जाए वो सभ्यताओं से, तो थोड़ा सा आप देख लेना भाई। वो किले नुमा नहीं थी क्या? किले नुमा जो प्रमाण मिलते हैं वो कालीबंगा में, क्योंकि 2 जगह बसी हुई थी, ऊपर और नीचे। दोहरा परकोटा था दुर्ग के चारों में। फिर मैंने बताया था वो जो आपके जगह बताई थी, अगर आप अभी जो नए देख रहे हैं वो पिछले वीडियो में देख ले, सभ्यताएं मैंने करा दी थी। मैंने बताया था ये पश्चिम, ये आपके उत्तर, ये पूर्व, और ये हो गए आपके दक्षिण। तो ये जो पश्चिमी जो क्षेत्र है इसको कहते हैं दुर्ग। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कालीबंगा का कौन सा क्षेत्र कहलाता है? जिसको टीला जो है उसको कहते हैं दुर्ग। यहाँ दुर्ग था, यहाँ बस्ती थी। और यहाँ पे क्या है कि लोग खेती करते थे, तो जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। एग्जाम में पूछा गया था कि भाई जूते हुए खेत के प्रमाण कहाँ मिले हैं, तो ये दिशा पूछ ली गई थी एग्जाम में। आप क्या करते हो, ऊपर ऊपर की मोटी मोटी तैयारी ध्यान रखें। जिस सभ्यता से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको आप, और कोई भी अगर और क्वेश्चन आपको मिले तो लिख लेना। हालांकि पिछले वीडियो में आपको पता है मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा था, जितने क्वेश्चन बन सकते थे बना दिए थे। तो ये जो जुते हुए खेत मिले हैं ये दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में मिले हैं, ये थोड़ा आप ध्यान रख लेना। शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं, एक खोपड़ी में वो छेद मिले थे, ठीक है। भूकंप के प्रमाण, कब्रगाह मिले हैं। अच्छा, सेंधवकालीन सभ्यता स्थल जहाँ अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं, तो ये अग्निकुंड वो हवनकुंड ही अग्निकुंड है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये यहाँ तक हो गया, क्योंकि जीके पढ़ना है तो यहाँ जो सूरतगढ़ और अनूपगढ़। इस सूरतगढ़ की क्या विशेषता? एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म, ये कृषि में आता है। एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म जो है वो सूरतगढ़ में है। रूस की सहायता से 1956 में स्थापित किया गया था। कौन से देश की सहायता से? रूस की सहायता से। तो एशिया का सबसे बड़ा, अगर थोड़ा सा डीपली पूछे आपसे कि एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म किस नदी के किनारे है, नो डाउट वो सूरतगढ़ तो देगा नहीं, आपको कहेगा एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म किस नदी के किनारे, आप कहोगे घग्गर के किनारे। तो ये आपके हो गई घग्गर नदी। अब अगली 2 छोटी छोटी नदियां हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी अब तो कुछ नहीं है, छोटी छोटी नदियां हैं भाई। लेकिन मैं आपको जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूं ना, उस हिसाब से ही आपको याद करना है। तो ऐसे क्या होता है कि जैसे हमने सभ्यता पहले पढ़ी थी, थोड़ा हमने इसके साथ पढ़ लिया तो हमारा रिवीजन हो गया। और आपको पता भी है कि सिलेक्शन के लिए कम से कम 10 बार तो रिवीजन होना ही चाहिए। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि अपनी क्लासों में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करवा दूँ आपका। भाई मेरे को सिलेबस की तो है नहीं कि मेरे को 1 महीने में सिलेबस पूरा करवाना है। अपने तो क्लासों में ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाए। अगली नदी का नाम है कांतली। देखिए मैं जिस हिसाब से नक्शा बना रहा हूँ ना, आपको भी ध्यान रखना है। कांतली नदी का उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियों से। और खंडेला की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? नीम का थाना सिक्कर, आप पूरा लिख लेना, नीम का थाना सिक्कर। ये खंडेला की पहाड़ियों से इसका नदी का उद्गम हुआ। अब ये ऊपर की तरफ बहेगी, ये ध्यान रखें, ये ऊपर की तरफ बहने वाली नदी है। आप जब नक्शे में जाओगे बाकी सारी नदियाँ नीचे की तरफ जाएगी, ये एक ही राजस्थान की ऐसी नदी है जो ऊपर जा रही है। तो बहाव क्षेत्र इसका बहुत ही स्पेशल है, कभी पूछ सकते हैं एग्जाम में, ऊपर की तरफ गई। और यहाँ पर इसका ये जो बहाव क्षेत्र है कांतली नदी का, इसको कहा जाता है तोरावाटी।
कांतली नदी का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावाटी। मोटा मोटा देख लेना भाई, तोरावाटी से भाषा भी हो जाती है। तो ये तोरावाटी भाषा है जो आपके कांतली नदी के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। अब यहीं पर क्या हुआ, इस तोरावाटी क्षेत्र में एक सभ्यता विकसित हुई थी। उस सभ्यता का नाम था गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सिक्कर। अभी मैं सिक्कर ही पढ़ रहा हूँ तो सिक्कर ही चलेगा अभी तक, आप नक्शा बनाते रहना साथ में। गणेश्वर सभ्यता जिसको आप ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या कहते हो? जननी। जिसको आप क्या कहते हो? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम ताम्रयुगीन सभ्यता रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा खोज की गई थी। आपको ध्यान रखना है, इसको कहते हैं पुरातात्व का पुष्कर। गणेश्वर को, बाकी सब तो सबको याद है, ये अलग करें आप। पुरातत्व का पुष्कर, पुरातत्व का पुष्कर भी आपके गणेश्वर सभ्यता को आपके कहा जाता है, क्योंकि नदी में तो कोई पॉइंट बचा ही नहीं है, बस ये नदी यहाँ पे ही आपके क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। और इसको क्या करता है? ताम्र संचयी संस्कृति। ताम्र संचयी संस्कृति। बाकी दो नाम पूरी दुनिया को ध्यान है, एग्जाम में जिस दिन पूछा जाएगा, लगभग के ध्यान में नहीं है। पुरातत्व का पुष्कर कहलाती है गणेश्वर सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, प्राचीनतम ताम्रयुगीन सभ्यता। फिर आपके पूछा जाता है प्राग ऐतिहासिक काल में निम्न में से कहाँ पर तांबे के बहुत ज़्यादा भंडार पाए गए हैं? एग्जाम में उत्तर कर देना गणेश्वर। प्राग ऐतिहासिक काल में किस स्थान पर तांबे के प्रचुर भंडार पाए गए हैं? क्या करोगे? गणेश्वर। खेतड़ी के आसपास में विकसित सभ्यता स्थल जहाँ तांबे के भंडार पाए गए हैं? गणेश्वर। 4 क्वेश्चन बनाते हैं। बाकी तो सब जगह स्पेशल चीज़ें हैं, यहाँ और आहड़ में लगभग बहुत सारे तांबे के मिले हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रख लेना आप, मछली पकड़ने के कांटे। मछली पकड़ने के कांटे सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिले हैं? गणेश्वर। तो ये गणेश्वर सभ्यता खत्म। तोरावाटी क्षेत्र में विकसित सभ्यता का नाम भी आप क्या कर दोगे? गणेश्वर। गणेश्वर, कांतली नदी गई, अब यहाँ से ये नदी चली जाएगी झुंझुनू। बस नदी खत्म है भाई। अब आगे की जो नदियाँ है वो तो नाम नाम की नदियाँ हैं। अब देखो ये झुंझुनू को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये मोस्ट है। ये क्वेश्चन वही कर सकता है जिसने नदियों को ईमानदारी से पढ़ा है कि किधर से किधर जा रही है, गाइड से नहीं। ध्यान रखें, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि झुंझुनू को 2 बराबर भागों में काटने वाली नदी का नाम है तो कांतली, क्योंकि कांतली नदी बहती है यहाँ पे। या आपसे पूछ ले कांतली नदी किस जिले को 2 बराबर भागों में बांटती है? झुंझुनू। सिक्कर मत कर देना, कौन सा जिला हो जाएगा? झुंझुनू। और फिर ये रेत के टीलों में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। यह है आपके कांतली नदी। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं। कांतली नदी, इसका उद्गम खंडेला की पहाड़ियाँ सिक्कर, इसके बहाव क्षेत्र को कहते हैं तोरावाटी, यहाँ बोली जाने वाली भाषा तोरावाटी। यहाँ एक सभ्यता विकसित हुई गणेश्वर, कहाँ पर? तोरावाटी में। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, राजस्थान की प्राचीनतम ताम्रयुगीन सभ्यता, पुरातत्व का पुष्कर, ताम्र संचयी संस्कृति। और 2 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं, प्राग ऐतिहासिक कालीन सभ्यता स्थल जहाँ तांबे के प्रचुर भंडार मिले हैं, गणेश्वर कर देना भाई और बहनों। और एक और क्वेश्चन और सुन लेना, खेतड़ी के आसपास में विकसित जो सभ्यता स्थल है वो भी कौन सा है? गणेश्वर। ये खेतड़ी झुंझुनू में ही तो है, तांबा नगरी कहते हो जिसको आप, तांबा नगरी। ठीक है, तो ये झुंझुनू वाला ये आपके खत्म। यहाँ से एक क्वेश्चन और उठा लो मोस्ट। देखिए खंडेला के पूरे राजस्थान के इतिहास में सिर्फ 2 इतिहास, ज्योग्राफी, कला, संस्कृति में 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इस नदी का उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियों से, मोस्ट है, बार बार पूछा जाता है। एक ध्यान रखने ना, खंडेला की फेमस है बातिक शैली। शैली का नाम क्या है? बातिक शैली। एग्जाम में सैकड़ों बार पूछी गई है। बातिक शैली कहाँ की फेमस है? खंडेला की। खंडेला के 2 क्वेश्चन है, नदी से याद कर लिया तो एक मेरी तरफ से और कर लो। बातिक शैली कहाँ की फेमस? खंडेला की। अब ये बातिक शैली होती क्या है? कुछ नहीं, कपड़ा जो होता है ना, कपड़े पे मोम के द्वारा चित्रांकन किया जाता है। मोमबत्ती, मोम के द्वारा चित्रांकन करके उसको कलर में डाल दिया जाता है, बाहर ला के सुखा दिया जाता है, फिर ऊपर से वो मोम जो है वो हटा दी जाती है, तो वो चित्रांकन जो बन जाता है उसको कहते हैं बातिक शैली। तो हम ये कह सकते हैं मोम के द्वारा जो चित्रांकन किया जाता है वो बातिक शैली कहलाता है। और बातिक शैली कहाँ की फेमस है? खंडेला सिक्कर की। ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको तैयार करना है। खत्म हो गई भाई ये नदी। तो अब ले लो साबी। अगली नदी का नाम क्या है? ये देख लेना ना, नक्शा इतना बना लो, सारे क्वेश्चन क्लियर हैं। अगला है साबी। साबी की मैंने एक चीज़ देखी है भाई, उद्गम पूछा जाता है। साबी नदी का क्या पूछा जाता है? उद्गम। तो देखिए साबी नदी जो है, इस साबी नदी का जो उद्गम होता है ये होता है सैसे साबी और सैसे सेवर, दोनों के नाम सेम है। सेवर की पहाड़ियाँ,
अब देखना सेवर की पहाड़ियाँ जो है ये है आपके जयपुर में। सेवर की पहाड़ियाँ कहाँ है? जयपुर में। सेवर जगह है भरतपुर में। केंद्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर, यहाँ लिख लेना। केंद्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान ये है सेवर में, और सेवर कहाँ पर है? भरतपुर में। लेकिन ये सेवर की पहाड़ियाँ हैं भाई, यहाँ बच्चे क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सेवर की जो पहाड़ियाँ हैं वो जयपुर है, यहाँ से निकलती है साबी नदी। साबी नदी जैसे ही नीचे की तरफ आएगी ये यहाँ जैसे आती है तो इस पर एक सभ्यता विकसित हो जाती है। उस सभ्यता का नाम है जोधपुरा सभ्यता। अब तो सभ्यता ही पढ़ना है कुल मिला के, नदियाँ तो मामला ही खत्म है। सब जोधपुरा सभ्यता कहाँ पर है? जयपुर में। इसकी एक बात याद रखना, यह है लोहकालीन सभ्यता स्थल। एग्जाम में पूछा जाता है किस कालीन है? लोहन कालीन सभ्यता स्थल। तो नो डाउट लोहे की कोई चीज मिलेगी, तो लोहा गलाने की भट्टियाँ, लोहा गलाने की भट्टियाँ मोटी मोटी याद करो। ये रतन चंद्र अग्रवाल यही है, ठीक है। उसकी भी गणेश्वर की, इसकी दोनों की रतन चंद्र अग्रवाल। जोधपुरा सभ्यता कहाँ पर है? जयपुर में। लोहकालीन सभ्यता स्थल। मैं आपको अगला जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ भाई वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, ठीक है। इसके बाद ये हरियाणा की तरफ चली जाती है और हरियाणा में ये रेत के टीलों में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। तो ये सभ्यता आपके नदी भी समाप्त। वापस देखो साबी नदी का मैंने कहा क्वेश्चन अकॉर्डिंग नदी से तो सिर्फ ये पूछा जाता है। साबी नदी का अकॉर्डिंग नदी से पूछा जाएगा कहाँ से निकलती है? 4 क्षेत्र दे दे, मिलान कर देना। कहाँ से निकलती है बोलो? सेवर की पहाड़ियाँ। और सेवर की पहाड़ियाँ कहाँ है? सेवर की पहाड़ियाँ हैं आपके जयपुर। और केंद्रीय, पूरा आप नाम लिख लेना, केंद्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान, ये सेवर है। लेकिन ये सेवर कौन सा है? भरतपुर वाला। तो एक फसलों में आपने पढ़ ली होगी, मैंने इसका भी वीडियो डाल रखा है। जोधपुरा सभ्यता सिर्फ इतना है, जयपुर में है। लोहकालीन सभ्यता स्थल है, भटिया मिली है। समाप्त नदी। नदी के देखो 2 या 3 क्वेश्चन। नदियों से तो एक ही बना है, ये तो सारा सभ्यता से है। तो आप सभ्यताओं में लिखो चाहे यहाँ लिखो, एक ही बात है। आखिरी नदी, आखिरी नदी का नाम है रूपारेल नदी। आखिरी नदी का नाम क्या है आपके? रूपारेल नदी। ये मोस्ट नदी है भाई। मैं आपको क्लियर कहता हूं, उदयनाथ की पहाड़ियां पूछी जाएगी आपसे कि उदयनाथ की पहाड़ियां किस जिले में है। नदी से कोई मतलब नहीं है मुझे, आपको ध्यान रखना है उदयनाथ की जो पहाड़ियां हैं वो अलवर में। उदयनाथ की पहाड़ियां कहाँ है? अलवर में। अब देखिए ये नदी उल्टी बहती है। उल्टी का मतलब कांतली ऊपर की तरफ जा रही है, ये सीधा क्या करती है? अलवर से सीधा का सीधा अटैक करती है भरतपुर पर। बस अलवर का एक क्वेश्चन खत्म। अब आ गई ये कहाँ पर? भरतपुर में। तो जैसे ये प्राचीन समय में रूपारेल नदी जो थी ना वो अपनी विनाश का लीलाओं के कारण फेमस थी। बहुत ज़्यादा बाढ़ें आती थी इस पर, प्राचीन समय में अपनी विनाश लीलाओं के कारण फेमस थी। तो अब ये भरतपुर में बार बार में क्या ला देती थी? बाढ़ ला देती थी। तो जाटों के प्लेटो कौन थे रे भाई? या जाटों के अफलातून? सूरजमल जाट। सूरजमल जाट। तो सूरजमल जाट ने क्या किया कि भाई ऐसे तो ये मानेगी नहीं नदी, पर इस पर एक बांध बना दो। और इस बांध का नाम दिया उन्होंने मोती सागर बांध। मोती सागर बांध। नो डाउट आपको पता है, भरतपुर पढ़ रहा हूँ तो मोती सागर बांध जो है वो कहाँ पर है? आपके भरतपुर में है। किस नदी पर है? रूपारेल नदी पर। अब बांध तो बना दिया तो बांध के पास पानी भी तो इकट्ठा होगा ना। तो पानी जो इकट्ठा हुआ उसका नाम हो गया मोती झील। झील का नाम क्या हो गया? मोती झील। मोती सागर झील, मैंने मोती झील इसलिए लिखा था कि एक बार एग्जाम में आया था, उसमें मोती सागर नहीं दे के मोती दे दिया था। तो आप कंफ्यूज नहीं हो, मोती सागर कह दो या मोती झील कह दो, ये भी आपकी किस नदी पर है? रूपारेल नदी पर। अब सुने, मोती झील जानी जाती है अपने नील शैवाल के लिए। मोस्ट कर दो भाई। नील शैवाल के लिए जो जानी जाती है वो कौन सी है? मोती झील। आपके एग्जाम में पूछा गया था कि नील शैवाल जिनसे N2 खाद बनाई जाती है, नाइट्रेट खाद जो बनाई जाती है, ये नील शैवाल किस झील में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो मोती सागर झील जो आपके कहाँ पर है? भरतपुर में। मैं यहाँ पर आपको झील क्लियर करवा देता हूँ, साथ साथ में नील शैवाल के लिए फेमस कौन सा है? मोती सागर। हमेशा ध्यान रखें, नील का कोई भी क्वेश्चन आता है भरतपुर उसका उत्तर होता है। नील शैवाल के लिए भरतपुर की कौन सी झील? मोती सागर। नील की खेती के लिए भरतपुर का कौन सा कस्बा? बयाना।
बयाना किसके लिए फेमस था प्राचीन समय में? नील की खेती। नील की खेती के लिए फेमस रहा था आपके कौन सा? बयाना। तो नील नाम आते ही कहाँ जाओगे? बयाना। नील नाम आते ही आप जाओगे भरतपुर। अगर आ जाए नील सेवाल जिससे N2 खाद बनाई जाती है तो आप क्या कर दोगे? मोती झील भरतपुर। आपसे पूछ ले नील की खेती के लिए फेमस बयाना, दोनों नील नील आ गए ना। मैंने ऐसे याद किया कि भाई नील नाम आ जाए तो पकड़ लो भरतपुर में आ जाएगी दोनों ही जगह। मोती झील तो है नील सेवाल और नील की खेती है वो है आपके कहाँ की? बयाना की। आज एक सुबह ही मेरी बात हुई थी, कोई गुजर थे वहाँ के, मैंने कहा यार अब नील की खेती की जाती है कि नहीं? कोई नील वील की अब खेती नहीं की जाती। तो अब ये नील की खेती के लिए फेमस था आपके। अब देखो भरतपुर में ये नीचे आ जाएगी नदी, सिर्फ भरतपुर के ही क्वेश्चन बनेंगे। भरतपुर में इस पर स्थित है नोह सभ्यता। आपको एग्जाम में सीधा पूछ लेते हैं नोह सभ्यता कहाँ है, तो आप उत्तर कर दोगे भरतपुर। नोह सभ्यता पहले तो याद रखो भरतपुर में है, तो ये सभ्यता और नदी झील साथ में चल रहे हैं। नोह सभ्यता है वो भरतपुर में है। इसका उपनाम है 5 संस्कृतियों का संगम स्थल। 5 संस्कृतियों का संगम स्थल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ज़्यादा लिखूंगा तो टाइम लगेगा। 5 संस्कृतियों का संगम स्थल कहलाती है नोह सभ्यता। नोह सभ्यता भरतपुर किस नदी के किनारे? रूपारेल नदी के किनारे। नदी का नाम आ गया रूपारेल। और आपको ध्यान रखना है नोह सभ्यता फेमस है अपने जाख बाबा के कारण। जाख बाबा की प्रतिमा अगर आपको एग्जाम में पूछ ली जाती है, जाख बाबा की प्रतिमा आपके कहाँ से मिली है? नोह सभ्यता। समाप्त। इसके बाद इस नदी को कर दो रेत के टीलों में विलीन, कहानी खत्म। तो रूपारेल नदी उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर से निकलती है, जैसे ही नीचे आई इस पर एक बांध बना दो, मोती सागर बांध जो सूरजमल जाट ने बनाया था। यहाँ पर एक झील बना दो मोती झील जो भरतपुर में है, अपने नील सेवाल के लिए फेमस है। फिर आपको याद रखना है नील नाम आते हैं, नील की खेती, ये बयाना कर दो। फिर भरतपुर में इस पर एक सभ्यता है रूपारेल नदी पर, नोह सभ्यता भरतपुर में है। ध्यान रखें इसको कहते हैं 5 संस्कृतियों का संगम स्थल। और आपको याद रखना है जाख बाबा की प्रतिमा, ये क्या है क्या नहीं है वो मैंने आपके जो सभ्यता वाले थे उसमें बता दिया था। यक्ष की कोई मूर्ति है, तो जाख बाबा की प्रतिमा कहाँ मिली है? आपके नोह भरतपुर में। सभ्यता क्लियर हो गई है सब। तो ये आपके राजस्थान में अफवाह तंत्र जो है वो समाप्त हो गया है। अब आप क्या करोगे भाई? आप क्या करोगे? आप राजस्थान में जितने भी संगम स्थल है उन सबको आप लिखो। मैंने तो वैसे नदियों में लिखा दिया और नोट्स में जो PDF है वो जो आपको उपलब्ध हो जाएगी, लगभग बच्चे मेरे से जो संपर्क में है मैं उनको भेज देता हूँ। वहाँ अन्य महत्वपूर्ण में आपको क्या करना है, जो आपके संगम स्थल है, जैसे आप चंबल नदी का ले लो, रामेश्वरम, वहाँ 3 नदियों का संगम कर दो। बनास का ले लो, बनास का सबसे पहले आपके बिगोद में त्रिवेणी संगम कराया था आपने। नदियाँ आपके ध्यान में रखना है, मैं नहीं बताऊँगा। फिर आपने करवाया था राजमहल में, ठीक है, तो ये आप कर लोगे त्रिवेणी संगमों से। और ये फिर एक बेणेश्वर वाला त्रिवेणी संगम भी आपके ध्यान में रहना चाहिए। अब किस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है अलग से लिखो, किस नदी के किनारे कौन से दुर्ग है उनको अलग से लिखो। हालांकि मैंने नदियाँ पढ़ाते समय वो सारी चीज़ें बताई है, अभी बताऊँगा तो वो तो एक तरह का रिविजन ही होगा, लेकिन अभी इतना टाइम मेरे हिसाब से फिर आप पूरा वीडियो देखते कहाँ हो, भाग जाते हो आधा वीडियो देख के। फिर आप अब 2-4 महत्वपूर्ण पॉइंट आप जरूर याद रखें। देखिए एक बांध याद रखें, पांचना बांध, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। पांचना बांध है, ये करौली में है। इसको कहते हैं मिट्टी से बना बांध। किससे बना? मिट्टी से बना बांध। 5 नदियों पे बना है, तो इसको याद करने का सीधा सा तरीका है, 2 औरतों के नाम याद करो। एक तो है भद्रावती और एक थोड़ी मोटी है तो उसको कर दो भैंसावती। वटी आ जाए या वती आ जाए कोई अंतर नहीं है, तो भद्रावती भैंसावती। अब आप क्या करो, अजय देवगन वाला वो डायलॉग, अट्टा माजी सटकली, तो सटकली मत करो, अट्टा माजी बरखेड़ा कर दो। बरखेड़ा खेड़ा ध्यान रख लेना, अट्टा माची बरखेड़ा। बच्चों को याद करने का सीधा तरीका, 2 नाम याद करो लड़कियों के, भद्रावती भैंसावती, अट्टा माची बरखेड़ा। अट्टा माची बरखेड़ा, भद्रावती भैंसावती, अट्टा माची बरखेड़ा। अट्टा माजी खसकली की जगह अट्टा माजी बरखेड़ा याद कर दो। ये 5 ना बांध समाप्त। एक और याद करना है, बंद बारेट। ये बंद बारेट भी बांध है, बांध परियोजनाओं में आता है, लेकिन आप यहां याद करो बंद बारेट बांध। बंद बारेट बांध नो डाउट भरतपुर में है,
अब आपको एग्जाम में पूछ ले बंद बारेट अभ्यारण्य, तो एक जगह का नाम है, दोनों ही भरतपुर में, यही बांध है और यही अभ्यारण्य है। तो बंद बारेट बांध भरतपुर में है और बंद बारेट अभ्यारण्य भी कहाँ पर है, भरतपुर में। जैसे गजनेर झील बीकानेर में है और गजनेर अभ्यारण्य भी कहाँ पर है, बीकानेर में है। तो वैसे ही बंद बारेट बांध भरतपुर में है और बंद बारेट अभ्यारण्य भी भरतपुर में। ये देखो कुकुंद नदी पे बना हुआ है, याद रहे तो ठीक है, नहीं इतना कुछ नहीं है, ये जगह याद कर लो, एग्जाम में मैंने देखा है ये जगह पूछी जाती है। कुकुंद नदी पर बने इस बांध की आकृति जहाज के जैसी है। इसकी आकृति कैसी है, जहाज के जैसी है। ठीक है भाई, तो मोटे मोटे हो गए। कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो है वो PDF के द्वारा आपको मिल जाएंगे। आपसे एक निवेदन है, आप सहयोग करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप से जोड़ें। मैं अपने बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। मैं फिक्स सुबह उठने का टाइम तो मेरा 4 बजे का रहता है, ठीक है। फिर 6 बजे से 6:30 7 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती है, 10 बजे तक पढ़ाता हूँ। फिर स्कूल जाता हूँ, स्कूल में भी क्लासें रहती है। फिर 4 बजे आता हूँ, 4 बजे से मेरे 6:30 तक की क्लासें रहती है। फिर आपके लिए मैं टाइम निकाल रहा हूँ। अगर आप अच्छा सहयोग करोगे तो साइको के साथ में हिंदी, संस्कृत, राजनीतिक विज्ञान, जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब की मिलेगी। आपके कंप्यूटर की क्लासें ऑल ओवर सारे टीचर मेरे पास उपलब्ध है। थोड़ी सी आप संख्या बढ़ाएं ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें उपलब्ध करा सकूं। तो थोड़ा इसको सीरियस ले लेना, मेरे हिसाब से ठीक चल रही है आपकी क्लासें। ठीक है, धन्यवाद।